बिहार के लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, बिहार के फोक डांसेस, लैंग्वेजेस, यहाँ के कितने चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है, और इसके अलावा बिहार की हिस्ट्री और अभी तक के मॉडर्न बिहार में किन किन घटनाक्रमों से बिहार गुजरा, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन यहाँ होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले तो ये बिहार शब्द की उत्पत्ति जो है वो बिहार से हुई है, जो बुद्धिस्ट ड्वेलिंग्स हुआ करता था। बिहार चूँकि ओरिजिन रहा है, एक इम्पोर्टेंट जगह रहा है बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए। यहाँ पे बुद्धिस्ट भिक्षु बहुत भारी तादाद में रहते थे, तो जहाँ वो रहते थे उस जगह को बिहार कहा जाता था, और वहीं से ये शब्द आया बिहार। अब इसके हम थोड़ा सा फॉर्मेशन की बात करें तो इसके फॉर्मेशन की जो हिस्ट्री है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई है। जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था तो आपको पता होगा कि काफ़ी इसका कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुआ था। इस पार्टीशन ऑफ बंगाल करने के पीछे कारण बताया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन बात ये थी कि जो ग्रोइंग नेशनलिज्म था भारत के अंदर उसको ख़त्म करना था, और दूसरी में जो बंगाली इंटेलिजेंसिया थी उसको भी नष्ट करना था, जिस कारण से इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल ऐलान तो किया, लेकिन इसके बाद जो कंट्री वाइड प्रोटेस्ट इनको देखने को मिला, लोग उस रक्षाबंधन दिवस के रूप में बंगाल में मनाने लगे, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो प्रतीक माना गया स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चलाया गया। इसके बाद जब भारी दबाव के बाद जब पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल किया गया तो बिहार से भी मांग उठने लगी कि बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस का दर्जा मिले, बिहार को बंगाल से अलग किया गया। तो 22 मार्च 1912 को बिहार एक सेपरेट प्रोविंस हो गया। बिहार और उड़ीसा, उसमें बिहार के साथ उड़ीसा भी रहता है, ये बंगाल प्रोविंस से अलग हो जाते हैं। उसके बाद फिर बिहार उड़ीसा से 1936 में अलग होता है। बिहार सेपरेट्स फ्रॉम उड़ीसा, ये 1936 में होता है। और उसके बाद 15 नवंबर 2000 में बिहार झारखंड से अलग होता है। बिहार झारखंड से अलग होता है। इस डिवीज़न के बाद करीब 45% बिहार का एरिया जो था वो झारखंड में चला गया। जितने इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ कोल फील्ड्स थे, मिनरल रिजर्व्स थे, ये सब झारखंड के इलाके में चले गए। इसके साथ ही बिहार जो है अभी एट प्रेजेंट इंडिया का 2.86% एरिया कंप्राइज करता है, और 12वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। अगर हम इसके एरिया की बात करें, एक नया पेज हम लोग ले लेते हैं तब तक। अगर इसके हम लोग एरिया की बात करें तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है बिहार का। अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर बिहार का टोटल एरिया है। हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ बिहार जो है वो फ्लड प्रोन एरिया है ना, और साउथ बिहार जो है वो पठारी क्षेत्र का एरिया है। वहाँ पे भी बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है, सूखे की स्थिति भी ज़्यादा देखने को मिलती है साउथ बिहार में। तो हमारे जो नॉर्थ बिहार वाला पार्ट है 75% फ्लड प्रोन है, भारी बाढ़ की समस्या यहाँ रहती है। अगर हम यहाँ इसकी लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात करें, जैसे ये हमारा बिहार है, अरे सॉरी, ये हमारा बिहार है, ठीक है। ये यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड्स नॉर्थ से, और ये इसका ऊपर वाला है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड्स नॉर्थ, ये वाला, ये और ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, तो ये हमारा बिहार है, ये हमारा बिहार है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की जाइए अगर हम बात करें ये वाला, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है आपका 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे बिहार है।
हम लोग जानते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है। तो उससे भी ईस्ट पे बिहार का लोकेशन है। ईस्ट और वेस्ट अगर हम बात करें, ईस्ट और वेस्ट एक्सपेंशन बिहार का लेंथ वाइज में है 483 किलोमीटर्स। मतलब ये वाला आपका ईस्ट से वेस्ट ये है 483 किलोमीटर्स। और अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें, नॉर्थ से साउथ की अगर बात करें तो वो है 345 किलोमीटर्स। मतलब ये वाला नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये है आपका 345 किलोमीटर्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की अगर हम बात करें, एक नया पेज हम लोग ले लेते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं, ठीक है। 9 डिवीज़न है, 38 ज़िले हैं और 101 सब डिवीज़न है। अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते हैं बिहार के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, जिसमें कि अरवल 38वां ज़िला है बिहार का, 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ठीक है। अगर हम डिवीजन्स की बात करते हैं तो बिहार में टोटल 9 डिवीजन्स हैं। अगर हम सब डिवीजन्स की बात करते हैं तो टोटल 101 सब डिवीजन्स हैं बिहार में, ठीक है। इस तरह, और अगर हम टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं एरिया वाइज, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स एरिया के टर्म्स में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले नाम आता है वेस्ट चंपारण का। बिहार का सबसे अगर बड़ा ज़िला अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा ज़िला है वेस्ट चंपारण। दूसरा आता है गया, तीसरा आता है ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। ये बिहार के टॉप 3 ज़िले हैं एरिया के टर्म्स में। सबसे छोटा एरिया है, स्मॉलेस्ट एरिया है शिवहर का, स्मॉलेस्ट एरिया है शिवहर का। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बिहार में, इसकी थोड़ी सी पॉलिटी की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि क्या 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 चीज़ में बिहार विश्व में सबसे प्रथम रहा, ठीक है। अगर देखे जाए तो बिहार में कितने लोकसभा सीट हैं, बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 40 सीटें हैं। मतलब लोकसभा के 40 एमपी बिहार से चुन कर जाते हैं, इलेक्ट होकर जाते हैं। और अगर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें तो 16 एमपी राज्यसभा के बिहार से चुनकर जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो टोटल 243 एमएलएज का स्ट्रेंथ है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है बिहार में। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें तो 75 एमएलसीज, ठीक है, वो चुन के जाते हैं बिहार विधानसभा और विधान परिषद का ये स्ट्रेंथ है। बिहार अगर हम बात करें कि फर्स्ट इन वर्ल्ड, बिहार फर्स्ट इन वर्ल्ड क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं फर्स्ट इन वर्ल्ड, तो आपको याद होगा कि सबसे पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम लोगों ने महाजनपद काल में पढ़ा होगा, फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड, पब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारा है वज्जी, है ना, वज्जी जो महाजनपद हुआ करता था, वैशाली महाजनपद का एक क्लैन था वज्जी। ये लोग फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं वर्ल्ड के, और ये जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। वज्जी रिपब्लिक हमारा बिहार में था, एक बहुत गौरवपूर्ण बात। दूसरा, फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी विश्व का फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी मुंगेर में खुला, ये भी बहुत गौरवपूर्ण बात है। तीसरा पॉइंट ये है, सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट बुद्ध स्तूप, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बुद्ध स्तूप, ये आपका कहाँ है, केसरिया चंपारण में, ये बना है केसरिया चंपारण में, ठीक है। तो इसको चंपारण में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चंपारण में,
ये फैक्ट्स आप जरूर देखेंगे। फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी बिहार से हुए, हाँ, आर्यभट्ट। इसको हम लोग एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। आर्यभट्ट भारत विश्व के पहले मैथमेटिशियन हुए और वो थे बिहार से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बिहार में 2 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एक तो है हमारा महाबोधि टेम्पल गया का, पॉइंट नंबर 1, महाबोधि टेम्पल। एक गया का महाबोधि टेम्पल है जिसको 2002 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। दूसरा है हमारा नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार हमारी धरोहर, हमारे विश्व की धरोहर है नालंदा। नालंदा महाविहार को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस मिला था 2016 में। ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इन 2 जगहों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिला। और अगर हम बात करें बिहार की थोड़ी सी, अगर हम अब हिस्ट्री की बात करें, तो जैसे ओल्ड स्टोन एज की अगर हम बात करें, यानी पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें, जो है आपका ओल्ड स्टोन एज, है ना। पैलियोलिथिक एज, इस एज के कुछ एविडेंसेस जो बिहार से पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं जेठियन वैली में, फर्स्ट। ठीक है, और पाए जाते हैं भीमबांध मुंगेर से, भीमबांध ऑफ मुंगेर से। उसके बाद ये पाए जाते हैं आपके राजपोखर ऑफ भागलपुर से, राजपोखर ऑफ भागलपुर से। इसके बाद और भी कई साइट्स पर, जैसे वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण से पाए जाते हैं, वाल्मीकि नगर ऑफ वेस्ट चंपारण से भी इस एज के साक्ष्य पाए जाते हैं। इनको आप रिवाइज करेंगे। सेकेंड, जो हमारा दूसरा आता है मेसोलिथिक एज, जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, मेसोलिथिक एज यानी मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज के भी टूल्स पाए जाते हैं, इसके साक्ष्य पाए जाते हैं बिहार से। जैसे एक नया पेज हम लोग लेते हैं यहाँ से। मिडिल स्टोन एज के साक्ष्य आपके पाए जाते हैं संथाल परगना से, हजारीबाग के पठार से। देखिए यहाँ पे मेसोलिथिक एज के भी एविडेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, ये एविडेंसेस आपके पास जब उस संथाल परगना, जो उन दिनों बिहार का ही हिस्सा था, संथाल परगना, अब तो ये झारखंड में है। संथाल परगना, हजारीबाग से, उसके बाद रांची से, उसके बाद सिंहभूम से, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य पाए जाते हैं। अगर हम नियोलिथिक एज की बात करें, यानी न्यू स्टोन एज की बात करें, तो इसके एविडेंसेस हमको मिलते हैं चिरांद से, चिरांद सारण में है, चेचर से जो कि वैशाली में है, ठीक है। और अगर लिटरेरी सोर्सेस की बात करें, तो बिहार का जिक्र हमें ऋग्वेद में मगध का जिक्र आता है, जिसमें इसको किकट कहा गया है। और मगध के लोगों को, पीपल को
किकट कहा गया है मगध को, और पीपल को कहा गया व्रत्याज, व्रत्याज। ठीक। शतपथ ब्राह्मण में भी अगर हम बात करें, शतपथ ब्राह्मण में भी शतपथ ब्राह्मण में भी हम देखें तो इस बात का जिक्र आता है कि आर्यों का एक्सपेंशन जो नॉर्थ बिहार में, आर्यन एक्सपेंशन इन नॉर्थ बिहार पे जिक्र शतपथ ब्राह्मण में भी है, नॉर्थ बिहार। ठीक है। हमें और भी कई लिटरेरी सोर्सेस से पता चलता है, जैसे अगर हम बात करें बुद्धिस्ट लिटरेचर, अंगुत्तर निकाय, बुद्धिस्ट लिटरेचर से भी हमें जिक्र मिलता है, महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय से भी हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलता है, अंगुत्तर निकाय से भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलता है। और भी उसके यहाँ से दिग्घ निकाय है, विनय पिटक है, दिव्य वादन है, इन सब से भी हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि महाजनपद काल, अंगुत्तर निकाय में तो हमें 16 महाजनपद के बारे में जिक्र मिलता है, इसमें 16 महाजनपद के बारे में जिक्र मिलता है, जिसमें 3 महाजनपद बिहार में थे। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। वो 3 महाजनपद कौन कौन बिहार में थे, वो थे अंग, बज्जी और मगध। ये 3 महाजनपद बिहार में थे। फ्रेश पेज में हम लोग इसकी बात करेंगे। नॉन, इसी तरह से कई तो लिटरेरी सोर्सेस है, कई ऐसे नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस भी हैं। कई ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए जो जिन्होंने अपने अकाउंट्स में, अपनी किताबों में मगध का जिक्र किया, उससे भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है मगध के बारे में। जैसे अगर हम नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस की बात करें, नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस की बात करें तो कौटिल्य अर्थशास्त्र एक बहुत अच्छी किताब है, कौटिल्य अर्थशास्त्र है। उसके बाद मुद्रा रक्षा है, मुद्रा रक्षा है, इससे भी काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है मगध की। मालविका अग्निमित्रम है, मालविका अग्निमित्रम। कथा सरित सागर है, ऐसे ढेरों किताब है। कथा सरित सागर है, कथा सरित सागर। इसके अलावा गार्गी संहिता है, गार्गी संहिता है। मनुस्मृति से भी मिलती है। फॉरेन अकाउंट्स की अगर हम बात करें, फॉरेन अकाउंट्स में अगर हम देखें तो मेगास्थनीज इंडिका से मिलती है, मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज ने किताब लिखा इंडिका, उसमें बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री का हमें जिक्र मिलता है, राजाओं का शासनकाल, लोग कैसे रहते थे, इसका जिक्र मिलता है। उसके बाद फाहियन ने भी अपने अकाउंट्स में लिखा, फाहियन जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के सेकंड में भारत आया था, और जब ये मगध आया था उस समय फाहियन ने भी जिक्र किया है। और हुएन सांग ने भी जो हर्षवर्धन के समय में आया था, हुएन सांग ने भी काफ़ी कुछ मगध का जिक्र किया है। अब धीरे धीरे अगर हम देखें ऋग्वैदिक काल से अगर हम बात करें, ऋग्वैदिक काल में चूंकि हम लोगों ने देखा कि कैसे अर्ली वैदिक एज फिर लेटर वैदिक एज में कैसे समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है, कैसे 16 महाजनपद का राइज होता है, और उसमें से 3 महाजनपद पावरफुल महाजनपद बिहार के थे, और सबसे जो पावरफुल महाजनपद के रूप में उभरा वो था मगध, और फिर मगध एम्पायर की शुरुआत होती है। वहाँ से हम लोग देखते हैं अगर बिहार छठी 6th सेंचुरी BC की बात करें, 6th सेंचुरी BC की बात करें तो हम देखते हैं कि 16 महाजनपद का उदय होता है। ठीक है,
इन 16 महाजनपद में 3 बिहार में थे। 3 वर इन बिहार। इसमें से कौन कौन बिहार में थे? एक अंग महाजनपद बिहार में था, दूसरा वज्जी और तीसरा मगध। अंग की राजधानी थी चंपा, वज्जी की राजधानी थी वैशाली और मगध की राजधानी थी राजगृह। ठीक है। अब चूंकि वैशाली में टोटल 8 कॉन्फेडरेटेड क्लैंस थे, 8 क्लैंस थे, जिसमें कि सबसे 3 क्लैंस बहुत महत्वपूर्ण थे। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। 3 क्लैंस वज्जी के जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे लिच्छवी, जिन्होंने पहला रिपब्लिक बनाया था लिच्छवियों ने। उसके बाद थे विदेह, विदेह यानी मिथिला के राजा, जहाँ जिनकी बेटी थी सीता जी। विदेह भी एक क्लैन था वज्जी महाजनपद का। और दूसरा था जात्रिका, जात्रिका जिससे महावीर स्वामी जी हैं। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैंस थे वज्जी महाजनपद के। ठीक, अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात करेंगे। एक इसमें छोटा सा रिव्यू हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि बिहार एक ओरिजिन रहा और बिहार के डायरेक्ट लिंक्स हैं जैनिज्म और बुद्धिज़्म को लेकर, इसलिए संभावना है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की। तो एक क्विक रिव्यू इसका हम लोग ले लेंगे। बुद्धिज़्म, जैसे गौतम बुद्ध, जिनका पुराना नाम था सिद्धार्थ, उनका जन्म होता है 563 BC इन लुम्बिनी नाम की एक जगह है नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल। उस दौर में 6ठी शताब्दी में इतने बड़े धर्म का उदय होना और उसे जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। बौद्ध धर्म को लोगों ने अपनाया, लोग इससे जुड़े, चूँकि इसमें काफ़ी खामियां वर्ण व्यवस्था की भी रही, जिसके कारण जो निचले तबके के लोग थे वो काफ़ी समाज से परेशान थे। इस वर्ण सिस्टम, इतने ऑर्थोडॉक्स और रिजिड सिद्धांत थे उसके अंदर, इतने जातिवाद से लोग परेशान थे उसके अंदर, कि लोगों ने बौद्ध धर्म का खुले हाथों से स्वागत किया। उसी तरह से जैन धर्म का भी उदय होना 6ठी शताब्दी में। उस दौर में कोई सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी, उसके बाद भी इतने आम जनमानस का सपोर्ट मिलना और दो नए धर्मों को अपनाना, ये अपने आप में एक क्रांति से कम नहीं था। तो इस तरह 563 BC में जब बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स खाली आप याद कर लेंगे इसमें। बुद्ध शाक्य क्षत्रिय क्लैन से थे, शाक्य क्षत्रिय क्लैन से थे। ठीक है। बुद्ध को एनलाइटनमेंट 45 की एज में हुई, और आपको पता होगा बुद्ध को एनलाइटनमेंट 45 एट द एज ऑफ 45। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल ट्री के नीचे, निरंजना नदी के किनारे या फल्गु नदी, निरंजना एक ट्रिब्यूटरी है फल्गु नदी की, एट द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना, एट द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना। पीपल वृक्ष के नीचे जब निरंजना नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 के एज में, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये इसको 35 एट द एज ऑफ 35 बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। और फाइनली उन्हें महापरिनिर्वाण, जिसको कहते हैं महापरिनिर्वाण, यानी बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा कुशीनगर में, कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस फैक्ट्स को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल्स की थोड़ी बात कर लें, चूँकि बुद्ध की बात है तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स पे भी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है।
फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हम देखेंगे, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि अजात शत्रु के समय में हुआ था, ये हुआ था 483 BC में, अजात शत्रु के समय में। ठीक है, इस समय इसके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ महाकश्यप। इससे क्वेश्चन पूछने आने की संभावना है। एक तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का ये डेट आपसे पूछा जा सकता है, किस रूलर ने करवाया था, अजातशत्रु ने कहा, प्रेसिडेंटशिप महाकश्यप, और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था राजगीर में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। सेकंड, और इसमें किन दो ग्रंथों का कंपाइलेशन हुआ था, तो विनय पिटक और सुत्त पिटक का हुआ था। तो इसका अगर आउटकम्स आप देखेंगे तो विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये दो बुद्धिस्ट ग्रंथों का कंपाइलेशन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। ठीक है, सेकंड अगर बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, जो कि 383 BC में हुआ था, ये करवाया गया था काल अशोक के द्वारा। ठीक है, ये आप प्रेसिडेंट थे इसमें सबाकामी इसमें प्रेसिडेंट थे, और ये हुआ था वैशाली में, इसीलिए वैशाली का लिंकेज बौद्ध धर्म से भी है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वहाँ हुआ था, काल अशोक ने करवाया था। वैशाली देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट रिपब्लिक है वर्ल्ड का। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वहाँ पे हुआ। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें, टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए। अगर हम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये हुआ 250 BC में, इसको सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट थे मोगालीपुत्र तिस इसमें प्रेसिडेंट थे, और प्लेस पाटलिपुत्रा। ठीक है, अब इसके अलावा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी होता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। एक मिनट, हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की हम बात करें तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। फोर बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, इसको कराने वाले थे, किसके पैट्रोनेज में हुआ था, कनिष्क के पैट्रोनेज में हुआ था इन 78 AD। तो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए, ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स को देखना जरूरी है। सिमिलरली अगर हम जैन धर्म की बात करें, ठीक, इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव, फर्स्ट तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव। इसके 23वें तीर्थंकर हुए, पार्श्वनाथ। हम लोग बात कर रहे थे जैन धर्म की। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। फर्स्ट तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर, और ये थे महावीर स्वामी जी। ठीक है, इनका जन्म होता है, महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 BC में इन कुंडलग्राम नियर वैशाली। कुंडग्राम या कहीं कहीं कुंडलग्राम भी लिखा रहता है, नियर वैशाली। किसी किसी किताब में कुंडग्राम भी लिखा रहता है। ठीक है, महावीर स्वामी जी का जन्म 540 BC में हुआ था इन कुंडलग्राम वैशाली।
अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें, वो जात्रिका क्लैन से थे। क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है दूसरा कि वो कौन से क्लैन से थे? जात्रिका। वैशाली में मैंने बताया था कि 8 कॉन्फेडरेटेड क्लैंस थे, जिसमें कि एक 3 इम्पोर्टेंट क्लैंस थे, उसमें एक थे ये जात्रिका। और कौन कौन था जो मैंने आपको बताया था? विदेह का क्लैन था, लिच्छवियों का क्लैन था, तो जात्रिका क्लैन था। इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की एट द एज ऑफ 42। अटेंड कैवल्य एट द एज ऑफ 42। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। अटेंड कैवल्य एट द, कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई एट द एज ऑफ 42। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का पहला सरमन इन्होंने दिया था, फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था विपुलगिरी में। विपुलगिरी यानी राजगीर को ही विपुलगिरी कहते हैं, ठीक है। विपुलगिरी में पहला इन्होंने अपना उपदेश दिया था, और इनके फर्स्ट डिसाइपल थे, हिज फर्स्ट डिसाइपल वाज जामली। जामली इनके फर्स्ट डिसाइपल का नाम था, ठीक है। महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, अटेंड निर्वाण, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई 468 बीसी में। निर्वाण की प्राप्ति हुई 468 बीसी में एट पावापुरी। पावापुरी नालंदा जिला में ही है, राजगीर के पास है। 468 बीसी में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति हुई 42वें साल में, ठीक है। फर्स्ट सरमन इन्होंने विपुलगिरी में दिया था। उनके पहले डिसाइपल का नाम था जामिली। जात्रिका क्लैन से महावीर स्वामी जी थे। कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इन चीज़ों को ध्यान में रख। 540 बीसी में इनका जन्म और 468 बीसी में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको जरूर आप याद रखिए। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स, हमने देखा कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए। उसी तरह जैन धर्म के अंदर में 2 काउंसिल्स हुए। फर्स्ट काउंसिल जो हुआ, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट काउंसिल जो हुआ वो आपका पाटलिपुत्र में हुआ, और ये स्थूलभद्र के द्वारा करवाया गया। स्थूलभद्र के द्वारा कराया गया था इन 3rd सेंचुरी बीसी। ठीक है। इसमें जैनिज्म 2 भाग में बटा था। इस फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुआ था पाटलिपुत्र में 3rd सेंचुरी बीसी में, इसमें जैन धर्म 2 भाग में बटा था। वो भाग था आपका श्वेतांबर, ये लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर, ये नेकेड रहते थे, दिगंबर्स, ठीक। उसी तरह सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, सेकंड जैन काउंसिल हुआ। सेकंड जैन काउंसिल हुआ, ये आपका वल्लभी गुजरात में हुआ। वल्लभी गुजरात में हुआ। ये सेकंड जैन काउंसिल वल्लभी गुजरात में हुआ 5th सेंचुरी एडी में। 5th सेंचुरी एडी में, ठीक है। 5th सेंचुरी एडी में वल्लभी गुजरात में ये सेकंड जैन काउंसिल हुआ। ये अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये नाम आप लोग याद रखेंगे किसके लीडरशिप में हुआ, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ देवर्धी शमश्रमना नाम था, शमश्रमना। सेकंड जैन काउंसिल जो हुआ वल्लभी गुजरात में हुआ 5th सेंचुरी एडी में, अंडर द लीडरशिप ऑफ देवर्धी शमश्रमना, ठीक। इसमें इसका आउटकम क्या हुआ कि 12 अंश और 12 उपांश, 12 अंश और 12 उपांश का कंपाइलेशन हुआ। ठीक है। अब इस थोड़ी सी हम बिहार की हिस्ट्री की बात करेंगे कि मौर्यकालीन बिहार कैसा था। एक हम नया पेज लेते हैं। जैसे अगर हम जब भी हिस्ट्री की इसमें बात करेंगे
तो हम पहले देखेंगे बिहार ड्यूरिंग प्री मौर्यन एज। बिहार ड्यूरिंग प्री मौर्यन एज, इसमें हम देखते हैं कि मैथोलॉजिकल एविडेंसेस के हिसाब से सबसे पहली डायनेस्टी जो मगध की थी वो थी बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथ डायनेस्टी, इसका फाउंडर था बृहद्रथ और इसका जो सबसे फेमस रूलर था वो था जरासंध। फेमस रूलर था जरासंध। इसकी हत्या की जाती है भीम के द्वारा। ही वॉज किल्ड बाय भीम। भीम के द्वारा जरासंध की हत्या की जाती है और इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर रहता है रिपुंजय। ये लेकिन हिस्टोरियंस, ये मैथोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पे है। हिस्टोरियंस हर्यंक डायनेस्टी से मगध डायनेस्टी की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी को ही मगध की पहली डायनेस्टी मानते हैं। ये काफ़ी हिस्ट्री की किताबों में इसलिए आप देख रहे होंगे कि शुरुआत जो है वो हर्यंक डायनेस्टी से मिलती है, लेकिन अगर मैथोलॉजिकल एविडेंसेस को भी कंसिडर करें तो बृहद्रथ डायनेस्टी से इसकी शुरुआत होती है। हर्यंक डायनेस्टी में हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट रूलर, फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी है वो है बिंबिसार, जिसका टाइम पीरियड है 544 से 492 BC। बिंबिसार का टाइम पीरियड है। ठीक है, बिंबिसार ने मगध की राजधानी बनाया था राजगीर को। इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट राजगीर, जिसको गिरिवराज भी पहले कहा जाता है। दूसरा में वो बुद्ध का कंटेम्प्रेरी था बिंबिसार। ठीक है, ही वॉज ही established capital at Rajgir, established capital at Rajgir, राजगीर। और दूसरा he was the contemporary of Buddha, contemporary of Buddha। ठीक, ये इम्पोर्टेंट, चूंकि बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस कई किए और बिंबिसार के बाद भी कई राजाओं ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किया अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस को हम देखेंगे तो इन्होंने कौशला देवी से विवाह किया, क्योंकि मैं इनका नाम यहाँ लिख रही हूँ। कौशला देवी से बिंबिसार ने शादी की। ठीक है, जो कि प्रसेनजीत, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। कौशला देवी जो कि प्रसेनजीत सिस्टर थी, प्रसेनजीत की सिस्टर थी। ये कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी कौशल देवी। इन्होंने शादी किया। फिर दूसरा इन्होंने शादी की। एक नए पेज में हम लोग देखते हैं बिंबिसार के बाद भी बहुत सारे जो राजा उसके बाद भी हुए, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस को भी साम्राज्य विस्तार का जरिया बनाया था। तो एक नए पेज में हम लोग देखते हैं, सेकंड अगर हम लोग देखेंगे तो चेलाना से भी इन्होंने शादी की थी। चेलाना जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, एक लिच्छवी प्रिंसेस थी। तीसरा इन्होंने शेमा से भी शादी की थी। शेमा, ये शेमा से, जो कि पंजाब के मद्रा क्लैन से थी। पंजाब मद्रा क्लैन से थी। उसके बाद बारी आती है मगध का मोस्ट सीरियस राइवल था अवंती। तो मगध मोस्ट सीरियस राइवल वाज मगध's मोस्ट सीरियस राइवल वाज अवंती। और ऐसा हिस्ट्री के किताबों में मिलता है कि जब अवंती के राजा यानी चंद प्रद्योत जब बीमार पड़ते हैं तो बिंबिसार अपने वैद्य जीवक को भेजते हैं उनके उपचार के लिए। इस तरह से अवंती का भी फ्रेंडली रिलेशंस बन जाता है मगध के साथ। एक चीज़ और इसमें ध्यान, जब कौशला देवी से बिंबिसार की जब शादी हुई थी तब उसी में दहेज के रूप में
काशी मिला था बिम्बिसार को। फॉर मैरिंग कौशला देवी, उन्हें दहेज स्वरूप काशी मिला था। ये क्वेश्चन भी कई कई बार पीटी में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अजात सेकंड जो सक्सेसर है बिम्बिसार का, वो उसका बेटा है अजात शत्रु। अजात शत्रु, ठीक है। एक चीज़ और इसमें हम ऐड कर लेते हैं, इस पॉइंट में एक चीज़ और बिम्बिसार के बारे में। बिम्बिसार इतिहास का एक पहला ऐसा राजा हुआ जिसने परमानेंट फोर्सेस रखा। ठीक, तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी से याद रखिए बिम्बिसार के बारे में कि वो एक तो बुद्ध का कंटेम्प्रेरी था बिम्बिसार। दूसरी चीज़, फर्स्ट ऐसा रूलर था, फर्स्ट रूलर टू मेंटेन परमानेंट फोर्सेस, फर्स्ट रूलर टू मेंटेन परमानेंट फोर्सेस। ये भी आप जरूर याद रखेंगे, ये भी पीटी में पीवाईक्यू में आ सकता है। फर्स्ट रूलर टू मेंटेन परमानेंट फोर्सेस वो बिम्बिसार था। तीसरी बात, उसे काशी मिली थी, कौशला देवी से शादी की थी, तो उस उपलक्ष्य में उसे काशी दहेज स्वरूप मिला था। बिम्बिसार के बाद आती है बारी अजातशत्रु की। अजातशत्रु का टाइम पीरियड रहता है 492 बीसी से 460 बीसी तक। ठीक है, ये अजातशत्रु के समय में ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। ठीक है, ये अजातशत्रु के समय में ही उन्होंने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को, और महावीर जी को भी महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी अजातशत्रु के समय में। एंड लॉर्ड महावीर बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और महावीर जी को भी इन्हें भी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी एट पावापुरी। एंड लॉर्ड महावीर अटेंड निर्वाण एट पावापुरी। ठीक है, ये दोनों घटनाएं अजातशत्रु के समय में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूछा जा सकता है पीटी में। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अजातशत्रु से रिलेटेड है, वो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अजातशत्रु ने ही करवाया था 483 बीसी में राजगीर में। ये आपको जरूर से याद रखना है। महाकश्यप उसमें प्रेसिडेंट थे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बारी आती है उदयन की। एक नया पेज हम लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग अपने पीटी का प्रिपरेशन करते चलेंगे। बहुत अच्छे से अपने पीटी को प्रिपेयर करिए। अजातशत्रु के बाद बारी आती है उदयन की। ठीक है, उदयन की। उदयी का टाइम पीरियड है 460 से 444 बीसी तक। उदयन को फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र कहा जाता है। ठीक है ना, राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी को करने वाला उदयन था, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र। अभी तक मगध की राजधानी जो राजगीर चल रही थी, ये पाटलिपुत्र हो जाती है उदयन के समय से। उदयन ने 455 बीसी में राजगीर की जगह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हरियंक डायनेस्टी के बारे में। अब जो दूसरी डायनेस्टी आती है, हरियंक के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आती है वो आती है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी। देखिए, पीटी का प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए, पीटी बहुत फैक्ट्स ओरिएंटेड होता है। स्टैटिक पोर्शन को भी आप लगातार रिवाइज करते रहें और फैक्ट्स वाले पोर्शन को भी लगातार रिवाइज करते रहें, और पीटी के साथ साथ अपने मेंस पे भी फोकस रखें। जो जो फैक्ट्स आपने उसमें पढ़ा, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पीटी के प्रिपरेशन में रही, सब आप नोट डाउन करते चलेंगे, ताकि उसको आप आंसर राइटिंग में इंक्लूड करेंगे। आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प हो जाएगा जब आप उस पॉइंट्स को लिखेंगे। ये सब मार्क्स बूस्टर भी है। ठीक है, अभी जो आप स्टैटिक पोर्शन को देख रहे हैं, इसमें से भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आंसर राइटिंग में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि ये आपको मेंस में ऐसे तो मॉडर्न हिस्ट्री का कवर होता है, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट कवर होता है, फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पार्ट कवर होगा।
लेकिन ये चीज़ें आपको हेल्प करती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आप देने जाते हैं तब काम करती है। और पीटी के समय तो आपको एकदम रिगरस रिवीजन करके जाना चाहिए। तो हम शिशुनाग डायनेस्टी की बात करते हैं। इसका फाउंडर था शिशुनाग। फाउंडर हरियंग डायनेस्टी के बाद जब शिशुनाग डायनेस्टी आई मगध में, इसका फाउंडर था शिशुनाग। ठीक है। इस समय शिशुनाग डायनेस्टी के समय मगध के दो कैपिटल्स थे, एक राजगीर और एक राजगीर और दूसरा वैशाली। ठीक है। शिशुनाग रूलर्स ने मगध की राजधानी को वैशाली कर दिया था। उदयन ने राजधानी को पाटलिपुत्र किया और शिशुनाग रूलर्स जब आए तो इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया वैशाली। देखिए वैशाली भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार की हिस्ट्री, मगध हिस्ट्री के टर्म्स में। जैन धर्म के महावीर स्वामी जी का जन्म स्थल कुंडलग्राम नियर वैशाली। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो काल अशोक द्वारा कराई जाती है वो है वैशाली में। शिशुनाग डायनेस्टी मगध के रूलर्स मगध की राजधानी कहाँ शिफ्ट करते हैं? वैशाली में। पूरे विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कहाँ से निकल के आता है? वज्जी रिपब्लिक ऑफ वैशाली। वैशाली बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके फैक्ट्स को आप लोग जरूर रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसका सक्सेसर था, शिशुनाग का सक्सेसर था काल अशोक। काल अशोक के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो काल अशोक के समय में हुआ था, 383 बीसी में वैशाली में काल अशोक ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो मगध में डायनेस्टी आती है वो आती है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी। ठीक है। नंद डायनेस्टी के फाउंडर हम लोग पढ़ते हैं, ये हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद। एक नया पेज लेते हैं। आपको याद होगा, आपने जब एंसेंट हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा कि महापद्मनंद, उसके बाद जो इसके लास्ट रूलर रहते हैं धनानंद। धनानंद को कैसे कौटिल्य अपनी राजनीति से हराते हैं और फिर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जाती है। देखिए तो हम लोग उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी के बाद हरियंक सबसे पहले तो देखिए क्विक रिवीजन करिए। बृहद्रथ डायनेस्टी मैथोलॉजिकल एविडेंसेस है, लेकिन हरियंक को पहले मानते हैं स्टूडेंट। हरियंक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरी डायनेस्टी जो मगध में आई वो है नंद डायनेस्टी। ठीक है। नंद डायनेस्टी। इसके फाउंडर हैं नंद डायनेस्टी के महापद्मनंद। महापद्मनंद सिर्फ वही पढ़िए अभी फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम कम है, और वही पढ़िए जो आपके पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इनका कार्यकाल था 344 से 321 बीसी तक। ठीक। फाउंडर महापद्मनंद। महापद्मनंद ने कौन सा टाइटल एक्वायर किया था? ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ इकारत। एज्यूम द टाइटल ऑफ इकारत। ठीक है। इकारत का टाइटल उन्होंने लिया था। और सबसे लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का, सबसे लास्ट रूलर था धनानंद। धनानंद। ठीक है। आप याद करिए धनानंद किसका कंटेम्पररी था? ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं सिकंदर। कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर। ठीक है। 327 बीसी जब अलेक्जेंडर का कंटेम्पररी है धनानंद। ठीक है। इसके बाद ग्रीक्स ने धनानंद को ही अग्रामीज या जैंड्रीम्स ये सब नाम से पुकारा है। अग्रामीज धनानंद का ही दूसरा नाम है, जो ग्रीक हिस्टोरियंस बोलते हैं वो है अग्रामीज, इस तरह का नाम, या जैंड्रामीज। जैंड्रामीज ये धनानंद का ही नाम है। ठीक है। इसके बाद धनानंद को हराकर जो एक विशाल एम्पायर की नींव रखी जाती है चाणक्य की मदद से, और चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठते हैं मगध की,
और तब शुरू होता है एक एम्पायर की कहानी, वो है मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर जिसकी समय अवधि है 321 से लेके 298 BC तक। ठीक ना। अब हम लोग इसको एक नया पेज में लेते हैं। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, द ग्रेट मौर्यस। धनानंद को हराने के बाद जब मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के राजा बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के राजा बनते हैं 321 से लेकर 298 BC तक ये मगध के राजा रहते हैं। ठीक है, चाणक्य जिनको विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य ने इनकी मदद करी और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के मौर्य साम्राज्य का नींव रखा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेतर का, आपने पढ़ा होगा कि किताबों में, हिस्ट्री की किताब में सेल्यूकस निकेतर का जिक्र आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनकी लड़ाई हुई थी सेल्यूकस निकेतर। सेल्यूकस निकेतर कौन था? ये अलेक्जेंडर का जनरल था। मैंने बताया था आपको कि अलेक्जेंडर धनानंद का समकालीन था। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ धनानंद। और धनानंद को हराने के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध की साम्राज्य पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तो उस समय अलेक्जेंडर ने अपने जनरल सेल्यूकस निकेतर को भेजा और सेल्यूकस निकेतर से जब चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई इन 305 BC में, ठीक है, सेल्यूकस ने अपने एम्बेसडर मेगास्थनीज को भेजा, सेंट हिज एम्बेसडर मेगास्थनीज, जिसने एक बहुत मशहूर किताब इंडिका लिखी। सेल्यूकस सेंट हिज एम्बेसडर मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस का ही एम्बेसडर था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया और मेगास्थनीज की इंडिका काफ़ी कुछ मौर्यन एम्पायर के बारे में, मगध एम्पायर के बारे में हमें जानकारी देती है। सेल्यूकस सेंट हिज एम्बेसडर मेगास्थनीज टू हिज कोर्ट। मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो उसका काफ़ी कुछ जिक्र उसने अपनी किताब इंडिका में किया है कि काफ़ी अच्छी शासन व्यवस्था थी, चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह के राजा थे, वहाँ की जनता कितनी खुशहाल थी। टू हिज को मेगास्थनीज इंडिका बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है मौर्यन साम्राज्य के बारे में। मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र का जिक्र किया है पाली ब्रोथा के नाम से। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पाटलिपुत्र हैज बीन रेफर्ड एज पाली ब्रोथा। पाली ब्रोथा, मेगास्थनीज के इंडिका में पाली ब्रोथा शब्द का जिक्र पाटलिपुत्र के लिए किया गया है। ठीक, लास्ट में हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने आखिरी दिनों में जैन धर्म को अपना लिए थे और श्रावण बेलागुला, जो कि एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ चले गए थे। चंद्रगुप्त एम्ब्रेस्ड जैनिज्म। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और श्रावण बेलागुला चले गए थे। ठीक है, एंड चंद्रगुप्त एम्ब्रेस्ड जैनिज्म अपने जीवन के आखिरी समय में, और वो श्रावण बेलागुला चले गए थे, जो कि जैनियों का आज भी एक बहुत पॉपुलर तीर्थ स्थल है, कर्नाटक में है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जरूर रिवाइज करके जाएं जब भी पढ़ने जाएं, जब भी एग्जाम देने के लिए जाएं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके बेटे का शासनकाल शुरू होता है, बिंदुसार का। नया पेज। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके बेटे का शासनकाल शुरू होता है, बिंदुसार का। ठीक है, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है बाय ग्रीक हिस्टोरियंस जो हैं, अमित्रघात। अमित्रघात के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है।
ग्रीक राइटर्स जो हैं वो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट बिंदुसार के बारे में कि सीरिया के राजा थे एंटियोकस। आपने सुना होगा कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने अपने एम्बेसडर को भेजा था बिंदुसार के दरबार में, और कुछ अंजीर और वाइन भेजा था बिंदुसार के दरबार में, और लिखा था, बिंदुसार ने जब कहा था कि कुछ अपने यहाँ से फिलोसफर्स भी भेजिए तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम बुद्धिजीवियों को सप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक प्रचलित कहानी है बिंदुसार के बारे में कि फिग और वाइन तो सीरिया के राजा ने भेज दिया था, मगर फिलोसफर्स अपने यहाँ के ज्ञानी लोगों को भेजने से इनकार कर दिया था। बिंदुसार जो थे वो आजीवक सेक्ट को मानते थे, आजीवक सेक्ट के अनुयायी थे। ठीक है, अब इनके बाद बारी आती है अशोक द महान सम्राट की बारी आती है। 273 बीसी से 232 बीसी तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, अशोक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो देखेंगे अशोक के बारे में जब भी हम लोग रिवाइज करेंगे तो पहले तो देख लेंगे इनके पिलर्स, इनके रॉक एडिक्ट्स, इनका बिहार में इनके कौन कौन से रॉक एडिक्ट्स पिलर्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्क्वेस्ट हुए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इनका कलिंग वार, जो इन्होंने 261 बीसी में कलिंग की लड़ाई हुई थी, और इसकी जानकारी हमें मिलती है रॉक एडिक्ट 13 से। ठीक है, रॉक एडिक्ट 13 से हमें इसकी जानकारी मिलती है कलिंग की लड़ाई को। दूसरा, हाथी गुफा अभिलेख भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है इसके बारे में। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है ये भी काफ़ी कुछ जानकारी देता है हमें कलिंग वार की। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख ये उड़ीसा में, ये इंस्क्रिप्शन काफ़ी कुछ जानकारी देता है कलिंग वार की। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद धम्म की नीति अपनाई थी, तो इन्हें उसके बाद से धम्म अशोक भी कहा जाने लगा, धम्म अशोक आफ्टर कलिंग वॉर। जब उन्हें हेवी ब्लड शेड देख के, बहुत हेवी कत्लेआम देख के जब अशोक का विचार बदला और हृदय परिवर्तन हुआ, उन्हें ये सब फुटाइल लगने लगा, ये लड़ाई झगड़े, इतना खून खराबा। उन्होंने जब धर्म की नीति अपनाई जिसके तहत उन्होंने नॉन वायलेंस पे पूरी जोर दिया और पशु पक्षियों के संरक्षण पर सबसे अधिक जोर दिया, उस समय के बाद से अशोक धम्म अशोक के नाम से पॉपुलर हुए। ठीक, और इम्पोर्टेंट बात एक अशोक के बारे में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अशोक ने करवाया। अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आप लोग फोकस रखिए जो पीटी के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो 250 बीसी में पाटलिपुत्र में करवाया गया था, वो अशोक के ही पेट्रोनेज में कराया गया था। प्रेसिडेंट थे उसमें मुगालिपुत्र तिस, ये आपको याद रखना है, 250 एडी में हुआ था, 250 बीसी में, सॉरी 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक ने करवाया था, मुगालिपुत्र तिस से उसके प्रेसिडेंट थे। जो थर्ड, जो 3 पिलर इंस्क्रिप्शन अशोक के बिहार से पाए जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 पिलर इंस्क्रिप्शंस अशोक के जो बिहार से पाए जाते हैं। 3 पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक जो बिहार में पाए जाते हैं वो हैं फाउंड इन बिहार आर, पहला तो एक है लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज। ठीक है, लौरिया अरेराज आपका ईस्ट चंपारण में है। ठीक, उसके बाद है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, और है उसके बाद रामपुरवा, रामपुरवा ये है आपका वेस्ट चंपारण में। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस जो बिहार में पाए जाते हैं। इसके अलावा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे आपको देख लेना है, बुद्धिस्ट स्तूप्स एंड मोनास्ट्री देख लेना है, केव्स देख लेना है, कुमरार पैलेस पाटलिपुत्र में है, बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं जो है जहानाबाद में है वो आपको देख लेना है।
लोमस ऋषि और सुदामा केव्स जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कुछ पार्ट आप रिवाइज कर सकते हैं। वैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस पे हम एक लेक्चर लेंगे, इस पे इसका कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेना जरूरी है। इसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड, आप मॉडर्न पीरियड में आप अशोक तक ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके पूछे जाएंगे। फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड की अगर हम जब बात करेंगे उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि आप मॉडर्न के डाउनफॉल्स के बाद फिर मगध की क्या स्थिति रही। ठीक है, आप लोग सब अपने रिवीजन को करते रहें, फोकस्ड होकर इसकी तैयारी करें, अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। कीप लर्निंग। हम लोग फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे। ठीक, गुड बाय सभी को।